नमस्कार, मैं शिव ओंडवाल हूँ और आप ट्राइपॉड प्रोडक्शन देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। उनके साथ मन था कि पॉडकास्ट किया जाए, लेकिन ये पॉडकास्ट नहीं, एक खास सब्जेक्ट पर हम आज बात कर रहे हैं। वो है जौनसार बावर और महासुई क्षेत्र में मनाया जाने वाला मरोज त्यौहार। तो उस पर ये केंद्रित रहेगा और हमारे साथ जो है, मैं उनका नाम लूँ इससे पहले आप जान चुके होंगे, सुभाष त्राण जी है। स्वागत है त्राण जी। मैं सवालों का सिलसिला सीधा शुरू करते हैं। हम जो है हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो एक जनजातीय क्षेत्र है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि जनजातीय लोग होते कौन हैं और आम जनमानस से क्या भिन्नताएं आप इनमें देखते हो? दरअसल जो जनजाति का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जाति मतलब जो उत्पत्ति का जो मनुष्य है, जब मनुष्य प्रजाति जहाँ से उसने इवोल्यूशन हुआ, जहाँ से वो अपने आप को जहाँ उसने जीवन यापन जो जिसको सभ्यता का विकास बोलते हैं, वो लोग जो उस कल्चर को फॉलो करते हैं, जो उस संस्कृति को फॉलो करते हैं, वही जनजाति लोग होते हैं और वो सारी दुनिया में एक जैसे होते हैं। ट्रेडिशनली जो वो सारी दुनिया इवोल्यूशन हुआ होगा मनुष्य का, जो उस मतलब जो एक जिसको आप क्या कहेंगे, जो एक रिचुअल्स फॉलो करते होंगे उस समय शुरुआती जो है, और वो अब तक जो उनको संभाले रखी है या उनके बाय डिफ़ॉल्ट उनके कल्चर में अभी तक बनी हुई है, तो वही जनजाति लोग होते हैं। मेरा एक ना इसमें थोड़ी सी मैं ये जानता हूँ, क्या जनजातीय लोग जो बाकी आम जनमानस से प्रकृति के ज़्यादा करीब होते हैं, उन पर निर्भरता ज़्यादा होती है? वही प्रकृति जिस जाति की भी प्रकृति पर ज़्यादा निर्भरता होती है, वही जनजाति है। ये आप ठीक कहा आपने, वही। तो वो और पूरी दुनिया में वो एक जैसे होते हैं। वो जौनसार का भी ऐसा ही होगा, झारखंड का भी ऐसा ही होगा, प्रकृति वो अमेजन के जंगलों में भी ऐसा ही होगा, है ना। वहाँ का भी जो जनजाति वाला है वो भी वही धनुष्मान तीर कमान वाला या उसके जीवन यापन के लिए जो प्रकृति पर निर्भरता है वही। अब मरोज पर आते हैं। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका अर्थ अगर हम जाने कि मरोज ये नाम कहाँ से आया होगा और इसका शाब्दिक अर्थ क्या आपको लगता है? दरअसल जो मरोज है, मरोज कोई शब्द नहीं है। मरोज ये जो आपका जो यमुना बेल्ट वाले लोग हैं, यमुना घाटी के दोनों तरफ, जौनपुर और जौनसार, इन लोगों ने मरोज का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। दरअसल जो असली नाम है वो मगोज है। मगोज माघ के ओज, मतलब मार्च के ओज लाम है ना, माघ का ओज, माघ के बहाने, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है, माघ के बहाने, मगोज। आपने देखा होगा कि जब पहले त्यौहार खत्म हो जाते हैं उसके बाद माघ शुरू होता है, तो आप वो दावत होती है गांव में ना, बोई दावना जिसको बोलते हैं, वो मगोज कि आज हमने तो मगोज लगा रखा है, माघ के ओज मतलब माघ के बहाने। तो वो आपके घर में आपने पूरे अपने दाई बिरादरी के लोगों को बुलाते हैं, आपके घर में खाना पकता है और आपके घर में उस दिन गाने लगते हैं, उसको मगोज बोलते हैं। तो क्योंकि ये नीचा जो ये उधर वाला इलाका है, इसका अपभ्रंश है, तो इसलिए मरोज बोलते हैं। लोअर जौनसर में। हाँ, तो और इनका ये शब्द कैसे प्रसिद्धि पाता है कि ये लोग ज़्यादा जो एक नीचे का जो जिसको हम कहते हैं शहरी समाज है, उसके संपर्क में रहते हैं, तो इनकी बात पहले पहुंचती है, तो इसलिए मरोज हो गया। जबकि मरोज का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, मगोज है वो। अच्छा। बल्कि आप भी अभी भी जब आप गांव में जाएंगे तो जो खास करके जो महासू सेंटर्ड है वहाँ मगोज अभी भी लगता है, भाई इन्होंने मगोज लगा रखा है। इवन लड़की के लिए भी लेके जाते हैं, बांटा जो लेके जाते हैं, ये बांटा कहते हैं, हमारे यहाँ मगोज भी कहते हैं कि ये क्या लेके जा रहे हैं, कि मगोज लेके जा रहे हैं, मगोज भी ले जाना। अच्छा, तो मगोज ही बोईदावना भी है? बोईदावना, क्योंकि एक सवाल बिल्कुल आया था, हर्ष राणा का है, रड़ू से लड़का है। हाँ जानता हूँ, हाँ हर्ष को जानता हूँ। बोईदावना क्या होता है? हाँ। अब बोईदावना तो वही है, मगोज है। और उसमें जो जैसे हमारे यहाँ जो दो वो है क्या बोलते, जैसे खर्ष और बाट, दो है ना, दो, तो
एक जो क्या कहते हैं पूरा दौर चलता है, आप एक तरफ से शुरू करते हो, वो तो त्योहार समूह। हाँ समूह के साथ फिर आप पूरे में जाते हो, है ना। तो एक वो भी होता है, लेकिन उसका दूसरा वो ये है कि मैंने अपने घर में बुलाया, एक दिन मैंने बुलाया, दूसरे दिन कोई दूसरा बुलाता है, फिर वहीं पर नाच गाना भी होता है। तो पूरी सर्दी का वो है जो ये त्यौहार है मगोज या मरोज, इसका ऐतिहासिक पक्ष मैं जानना चाहता हूँ कि कब से इसकी शुरुआत हुई होगी। नहीं, लिखित में तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र से हम आते हैं जी, हम क्या है अब तो वो अब तो डिवाइडेशन हो रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइजेशन है, कुछ को आपने हिमाचल बना दिया, कुछ को आपने उत्तराखंड बना दिया, है ना। लेकिन एक समय ऐसा था कि एक जो महासू पूरा जो है जो क्षेत्र था, ये बहुत बड़ा क्षेत्र था महासू क्षेत्र सेंट्रलाइज्ड हनोल से, हाँ हनोल से सेंटर आप हनोल, हाँ उसके इर्द फिर गिर्द बंगाल। नहीं, वो कोना था, अच्छा, ऐसे था इस तरह से, लेकिन हिमाचल का एक बड़ा भाग उसमें था। आपको मैं बताऊं कि जो डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, ये सोलन, ये तीनों जिले पहले एक ही जिला हुआ करता था, इसका नाम था महासू। आपको जानकारी है महासू जिला? महासू जिला नाम, अच्छा। हाँ इसका नाम पहले महासू था। वो महासू इसीलिए था क्योंकि ये पूरा महासू अपने आप में कोई देवता, लोक देवता खाली नहीं है, वो कल्ट है, वो अपने आप में कल्ट है, वो इतना समृद्ध कल्ट है। मैं आपको बताऊं, उसका आर्किटेक्ट अपना है, जिसको आप कहते हैं ना, अब मैंने कुछ पत्रकार लोग कहते हैं कि ये तो कोटी बनाल शैली है। हाँ, ये कोटी बनाल शैली नहीं है, वो महासू शैली है। वो यहाँ से लेकर आपको स्पीति तक मिलेगी, जो ये यमुना और उसका जो बीच का पोर्शन है, सतलुज के बीच का, यहाँ पूरा मिलेगा आपको कल्चर। तो हमारे जितने भी त्यौहार हैं यहाँ पर वो भौतायात में है, हाँ। बाकी उसकी जो वो है, मतलब उसकी प्रासंगिकता या वो है वहाँ पर, वो पूरी बेल्ट में है स्पीति तक। हाँ बिल्कुल। अब देखो धीरे धीरे हर चीज का ह्रास होता है ना, वहाँ के देवता बदल गए। आप कुल्लू में जाओ, वहाँ किसी ऋषियों के मंदिर है, जबकि वो पुराने इन्हीं के मंदिर है। आप कभी आरएल हांडा को पढ़ोगे तो अब ये जितने मंदिर है वो सब का जो एक जो वो है ओरिजिन है, वो एक ही है। आरएल हंडा जिनकी बुक है वो, हाँ आप हाँ द कल्ट ऑफ हाँ वेस्टर्न हिमालय, द नागा कल्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालय, है ना। तो वो सब है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, चीजें, नई चीजें उसकी जगह ले लेती, जो इन्फ्लुएंस करती। भाई बाद के समय में जो जब क्या कहते बाहर से लोग आए तो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, वो ज़्यादा समृद्ध थे, वो ज़्यादा थोड़े से स्मार्ट थे, क्योंकि लोकल आदमी भोला आदमी होता है। अच्छा, इसका ऐतिहासिक पक्ष कोई लिखित सच मिलता नहीं? ऐतिहासिक पक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि कभी ये चीज़ें, ये छोटे इलाके थे, अब धीरे धीरे सिमटते गए, एक सिमटते गए। जैसे आपने कहीं नहीं, आप बताओ, हम उत्तराखंड में रहते हैं या हम उत्तर भारत में रहते हैं, त्यौहार का, पोष त्यौहार का कोई कंसेप्ट है? कहीं नहीं। लेकिन हमारे यहाँ है, और ये 1.5 महीने चलता है। ये 15 गते पोष से लेकर माघ की संक्रांति तक 1.5 महीना होता है। 1.5 महीने तक लंबा ये त्यौहार चलता था। उसके देखो, हर संस्कृति जो है उसको उसकी भौगोलिक परिस्थिति प्रभावित करती है। सर्दियां पड़ती थी, सर्दियां पड़ती थी, तो हाँ, तो आपको क्या था, बाकी हिमालय क्षेत्र बहुत सारा है, लेकिन वो उनके पास वो इतने समृद्ध नहीं थे कि उसको त्यौहार की तरह मना, क्योंकि उनके पहले के टाइम में तो अटैक्स होते थे, है ना, है, तो वो नहीं कर, मतलब अपने आप को इस तरह से कर पाते थे। लेकिन जो ये इलाका है, महासू का क्षेत्र था, वो बहुत इस मामले में बहुत समृद्ध था, समृद्धि हाँ, पहले से थी, समृद्ध, उसी का वही तो कारण है। नहीं तो 1.5 महीने कौन उत्सव मना सकता है? वो पूरी साल भर। और दूसरी चीज ये कि बहुत अनुशासित था, इतने बहुत मेहनती लोग और बहुत अनुशासित लोग। आपको बताऊं मैं कि जौनसार बावर में 12 की 12 संग्रांद मनाई जाती थी। क्या हमारे टाइम की बात हमारे टाइम है ना? अभी भी उस दिन कोई, मतलब अच्छा खाना बनेगा, गाने लगेंगे, है ना, है? तो 12 की 12 संग्रांद मनाई जाती थी, बाकी त्यौहार अलग, मेहनती, हाँ मेहनती लोग। क्योंकि समृद्धि का मतलब क्या होता है? समृद्धि कैसा नहीं, रुपए पैसे से समृद्ध नहीं थे,
खान पान से समृद्ध थे। हर आदमी के घर में पशु होता था, हर आदमी के पास खेती बाड़ी होती थी। और दूसरा जो मेन चीज़ है, जो कम्यून सिस्टम, कम्यून सिस्टम हिंदुस्तान में मेरी जान मैं बहुत जगह, कम्यून सिस्टम मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जो अपने महासू क्षेत्र में कम्यून सिस्टम क्या है, आपने घर बनाना जी है ना, तो आप मजदूर नहीं बुलाओ, आप बुआरे लगाते। बुआरे, हाँ, एक शब्द है ना, वो कम्यून सिस्टम है कि आपका घर बन रहा है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि आपका घर बने। ठीक है, आपकी लकड़ी दारूच है, हाँ, लकड़ी लेके आपके मान लिया पत्थर, उसके लिए इवन यहाँ तक कि खेत में गोबर डालना है तो बुआरे लगा। हाँ, रुपये, वो कम्यून सिस्टम है। आपने कभी मार्क्स को कभी पढ़िएगा, उसका बेसिक जो विचार था जिससे आज पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है, वो विचार हमारा महासू क्षेत्र पहले से लेकर फॉलो करता था। सम कॉन्सेप्ट, हाँ, जो वो तो यूरोप का था, है ना, तो उसने जो कंसेप्ट कहा था कि भाई मिल के काम करना चाहिए, हर किसी घास के लिए, घास काटने के लिए। जी, आज आपका घास कट रहा है, पूरा गांव आपके साथ है, कल इनका कटेगा, पूरा गांव इनके साथ है, हर चीज में। ये इसको एक कम्यून सिस्टम बोलते हैं, ये और जगह नहीं है। वो आप बता सकते हैं क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से हाँ, सुदूर हाँ, ये दक्षिण तक खुद हाँ, गए हुए हैं। मतलब ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, ये दुनिया बहुत बड़ी है, जी। मैं हमें ऐसा जितने हो सकता है आप कहीं मेरी जानकारी, मुझे बहुत ऐसा लगता था कि यार और जगह भी इस तरह का होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कहीं कि इस तरह का कहीं हो। तो ये जो कम्यून सिस्टम है, इसी को ये और मजबूत करता था त्यौहार, क्योंकि ये त्यौहार है, ये आपका जब शुरू होता है, कुटाउन पिशाण होती, आप पहले तैयारी करते हो जी, लकड़ी, आप देखो ना आप कितने मतलब सलीके से आप जीवन जीते हो। 100 आपने भादों जैसे ही घास कटना खत्म हुआ, आपने उसके बाद तैयारी करनी शुरू करनी, कुटाउन पिशाण, आपने लकड़ी इकट्ठी करनी है, आपने धान कूटना है, आपने आटा पिसवाना है, क्योंकि सर्दी आएगी, बर्फ गिरेगी, आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम के लिए, तो पूरी तैयारी करके रखनी है ना। और यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा कमजोर है आपके यहाँ, आपके आसपास जी, तो उसका ख्याल रखना। मैं आपको बताऊं, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जिस दिन किसराट होती, किसराट जिस दिन बकरा करता है, उस दिन सुबह दूध वो मशागड़ा भात बनाया जाता है और उसके साथ दही खाई जाती। तो दही सबके पास नहीं होती, तो ये जिसके घर में है वो पता करेगा कि किस किस के घर में नहीं, और सुबह देने जाएगा उसको। लेकिन मैं इस पे ये जानना चाह रहा हूँ, ये त्यौहार किस प्रकार का है? ये मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो जिस क्षेत्र से हम आते हैं, महासू क्षेत्र में, उस क्षेत्र का कोई भी त्यौहार वो महासू से संबंधित है, एक शिवरात्रि को छोड़कर बाकी विशु, जागरा, पांचवी, है ना, दिवाली, त्योहार, जी, ये सब चीजें बाद के समय में जो आठवीं ये भी मनाई जाती, अष्टमी मनाई जाती थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि यार मांसाहार जी, है ना, दरअसल हम जितने होता ही है, जो सभ्य और समृद्ध होता है समाज, वो धीरे धीरे इन चीज़ों से विमुख हो जाता है। लेकिन आप जब ये जो कल्चर, जब ये जो त्यौहार का जो कंसेप्ट रहा होगा, वो बहुत ऐसा समय था कि जब आपके पास, आपको, क्योंकि हमारा शरीर है ना, इसको ज़रूरत होती है, इसको प्रोटीन चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आएगी? आपने पशु पाले, आपने खेती में, उस समय शारीरिक काम भी ज़्यादा होता है। हाँ, आप एक्टिव बहुत रहते थे। आज की डेट में आप इसलिए भी इन चीज़ों से विमुख हो रहे हो कि आपका फिजिकल वर्कआउट है नहीं, आप काम नहीं करते। इवन आप सीढ़कू और घी होता है ना, आप खा लो, आप 2 दिन भूख नहीं लगेगी, लेकिन वो लोग खाते थे। कितना आप देखिए ना, जितना भी खान पान है त्यौहार से संबंधित बहुत रिच है। इवन जब आप मशागड़ा भात बनाते हो, उसके साथ आप अखरोट कूटते हो, है ना, अफीम दाना कूटते हो, भंगजीर डालते हो, सारी चीज़ें, है ना, कितना रिच बनाते हो, फिर आप उसके ऊपर घी डालते हो,
उसको अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो तो आपको, आपके लिए तो जहर है, लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिव है तो आपके लिए एनर्जी। तो पूरी डिशेस आप ये देखो ना कि जब जहाँ से पोस्ट हाँ, शुरू करते हैं हाँ, दिन से। दिन से पहला पोष में होते हैं वैसे माघ, फिर पोष में अपने घर में, अपने घर में, पोष माघ में फिर रिश्तेदारी प्लस बिरादरी। बिरादरी। बिरादरी पोष भी 15 से शुरू करते हैं। पहला पोष 15 को जो किसे है, गिना जाए? हाँ, तो वो उस टाइम ये मतलब एक आगाज होता है, आपकी पूरी तैयारी हो गई। 15 गते पोष को आप उस दिन पहला त्यौहार मनाते हैं। उस दिन आप ऐसा बता दें कि पहले जो काफ़ी समृद्ध लोग थे उसी दिन बकरा काटते थे। अच्छा, ये भी हाँ, क्योंकि पशु होते थे ना, बकरियां ऐसी होती थी कि 1.5-2 बकरी। और दूसरी एक बहुत खास चीज़ थी, ये तो आप बाजार आपके घर में घुस गया है तो आप खरीदते बेचते हो। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि भरमखत के कई गांव ऐसे हैं जहां पर लोग अभी भी पशु नहीं बेचते, बकरी नहीं बेचते। हमारे हर्ष, हमारे महासुख हर्ष घी दूध नहीं बेचते, ऐसे दे देंगे, हमारे महासुख हर्ष बेचेंगे नहीं। तो जिनके पास होता था वो वहीं से शुरू करते थे। हमारे टाइम तो ऐसा था नहीं कि 15 गते पोष में कोई काटे, लेकिन ऐसा था कि जब ये 7 जनवरी, तो कई लोग उसी दिन से शुरू करते थे। मतलब जैसे जिसकी सामर्थ्य है उसी दिन से शुरू कर देते थे। तो उसमें जैसे बाड़ी बनता है, घी वाली डिश, सिड़को बनता है, घी वाली डिश, नॉन वेज है, वो घी मतलब रिच डिश है। तो वही सब खान पान था जो वहाँ से शुरू होता है, उसको खेंडास से शुरू होता है, तो वो आगे जाके संग्रांद में खत्म होता है। संग्रांद एक दिन का नाम है। एक वो उस दिन आप मतलब जैसे पहले कड़ी के कितना आपके यहाँ बनती है ना, कितना मुश्किल है वो आप पहले वो गेहूं और कोदे को जमाएंगे, फिर सुखाएंगे, फिर पीसेंगे, तो वो उसमें जो नेचुरल स्वीट बनने में लगेगा। हाँ, 2 दिन बनने, वो बहुत मतलब कितना मेहनत का काम है वो, है ना। और उसमें तब मीठे का कंसेप्ट नहीं रहा होगा, तब गुड़ चीनी जैसा कुछ था नहीं, शहद होता था लोगों के पास, लेकिन वो मीठा कितना रिच, वो मतलब मुश्किल प्रोसेस है। चिवड़ा बनाते थे कि आएंगे जाएंगे लोग, है ना, पापड़ बनाते हैं जिसको हम शाकुल बोलते हैं जिसको, है ना। तो वो पहले बना के फिर उसको रख के, भाई आपकी लड़कियां घर आएगी, है ना, आपके घर में कोई आएगा तो उसको खाली नहीं भेजना है, अखरोट उसमें रहते थे। तो पहला दिन खेंडाज, फिर कणकाज, फिर चुराज, जो महासू से जहाँ शुरू होता है। हनोल में उस दिन पहला बकरा जो है, चुराज का बकरा, हाँ, पहला बकरा चुराज का कटता है और वो हनोल में कटता है। हाँ, काट भाई ऐसा माना जाता है। फिर अगले दिन कीसर बनता है। सुबह कीसर उसी को बोलते हैं जो मशागड़ा भात और उसके ऊपर वो दही और घी वो, है ना, तो वो बनता है किसराज। फिर उसके बाद आप लोग बकरा काटते हैं। फिर मैंने कहा ना समृद्धि के हिसाब से बकरे काटने का जो तरीका है कि एक घर में जाके नहीं, ये अब है, पहले आंगन में जाता था। हाँ, पूरे जितने हैं सब लोग आंगन में लाते थे। मतलब ऐसा होता था, मुझे एक बचपन का 1-2 बार का ध्यान है। तो अगर कमजोर दिल का इंसान है ना, तो उसे नहीं जाना चाहिए। उसे नहीं, मतलब मैं खुद भी आंगन में ले जाने का तो नहीं, 2-4 वो जो वो खून होता था ना वहाँ पर, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं बहुत समय तक बहुत डरा हुआ रहता था कि यार ये, क्योंकि नेचुरल होता ही है। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, जैसे जैसे आप संवेदनशील होते हो, मनुष्य के अपने इमोशन है। तो मुझे मैं अभी भी नहीं जाता हूँ सामने। अच्छा। हाँ, उसी टाइम का वो मेरे ऐसे मुझे इतना वो कर गया, क्योंकि हम बचपन से लेकर खाते आए, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम नहीं खाएंगे, नहीं खाते। लेकिन उस चीज़ से मुझे अभी भी मैं बहुत मतलब ऐसा होता है कि यार थोड़ी सी कोप में ये होती। लेकिन वो है जो बहुत एंजॉय करते थे, काटते भी थे, फिर एक दूसरे की मदद करनी। तो वो जो कम्यून सिस्टम है उसके लिए ये खाद का काम करता था, माघ का जो पूरा प्रोसेस है। और मैं मजे की बात बताऊं आपको कि जो महासू क्षेत्र में जो ये त्यौहार जब शुरू होते थे जी, पूरे माघ के महीने में, यहाँ पर गेंदुड़ा खेला जाता था। आपको जानकारी है? गेंदुड़ा नाम सुना है मैंने, फुटबॉल, हाँ, ढोल के साथ
छोटा आंगन होता था, 2 तरफ होते थे लोग, केवल इस तरफ से उस तरफ मारना था, कोई गोल पोस्ट नहीं होती थी, है ना। ढोल के साथ पूरे पूरे, क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव रहना चाहते थे, क्योंकि वो इस चीज को जानते थे कि अगर बैठे रहेंगे तो हम, पचा नहीं क्योंकि पाएंगे हमने इतना। फिर आगे काम भी करना है। जैसे ही माघ खत्म होता है फिर आपकी काम काम शुरू शुरू हो हो जाता जाता है। आपके जो भेड़, कि पहले का क्या था कि आपके भेड़ पशुचारक समाज है, पशुचारक समाज था, तो भेड़ बकरी वो सब गांव में आते उस दौरान। उसके बाद वो चैत में निकलने शुरू हो जाते, तो उस चीज के लिए, खेती बाड़ी के लिए, सब चीजों के लिए तो एक्टिव रहते थे हमेशा आदमी। आप उसका जो नाच गाना भी आप देखेंगे वो भी एनर्जेटिक है, उसमें भी आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इस पर भी हम आएंगे, लेकिन एक सवाल यहीं से मैं और पूछता हूँ। इस जो त्यौहार को है ना, हमारे ही क्षेत्र में कहा जाता है कि किरमिर राक्षस वाली जो दंत कथा चलती है उससे जोड़ा जाता है। क्या रियलिस्टिक है, क्या लगता है? कुछ तो है, कुछ इसलिए है क्योंकि जो पूरा वो क्षेत्र है जिसको देवघर बोलते हैं जी, उसका पूरा नाम किरण है, बल्कि हिमाचल वाले भी किरण आज, पंचायत बोलते हैं। हाँ। तो वो किरण किरमिर की वजह से ही बताया जाता है। ये अकेला नहीं था, दरअसल ऐसा है ना, आपको इस चीज की जानकारी है कि महासू से पहले किसका मंदिर था वहाँ हनोल में, है आपको जानकारी? नहीं। विष्णु का मंदिर था। अच्छा, मंदिर विष्णु का था, और ये लोग सब विष्णु को फॉलो वैष्णव करते थे। कौन धर्म वाले? कौन नहीं नहीं, हाँ, अब तो क्या धर्म था वो तो रिसर्च की बात है, वो तो शोध की है, लेकिन विष्णु का मंदिर था, है ना। ये कौन कौन थे आप देखो कैसे लोग थे, जो एक तो किरमिर था। अब दानव वानव तो इसलिए था ना वो, क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति थी वो दानव वाली थी, था तो वो इसलिए मनुष्य ही था, दानव कहा जाता दानव था, है। हाँ, प्रवृत्ति। मांस भक्षण करने लग गए थे। शिव गुड़िया रईगाल था, उसकी भी अपनी एक वो थी, क्या कहते सब वो थी वहाँ पर, है ना, जगह अपनी। जगह थी। एक गयू कुछ नाम में, नाम भूल रहा हूँ उसको, जो ऊपर रहता था वहाँ बगूर में, है ना, हाँ। एक वो था। ये सब लोग इतने ज़्यादा प्रताड़ित किया था इन्होंने लोगों को कि वो वहाँ से लोग उनको बुलाने गए। अच्छा, बाहर से फिर लोगों को बुलाने गए कि इन्होंने? हाँ, ये मतलब ऐसा हो गया है। तो जिस हिसाब से कहानी बताई जाती है, हुणा भाट वाली कहानी बताई जाती है, तो वो उसमें जो एक वो है, क्या कहते हैं, वो दे रखा है ना, जो पुट दे रखा है, वो काल्पनिकता का पुट है कि वो पानी के अंदर रहता था। तो पानी के अंदर तो रह नहीं सकता, जब आप लॉजिकली सोचोगे तो वो आदमी तो था कोई जो इस तरह का करता था, है कि नहीं। और ऐसा बहुत बार हुआ कि कहीं जब इस तरह का अन्याय अत्याचार बढ़े तो कहीं किसी का सुना, अपने आप उसके पास गए, ये ऐसा ऐसा है, उसने आके वो सेटअप कर दिया। अब देखिए आप कि जो ये है, ये जौनसार में भी बताते हैं, ये कोई यहाँ भी था कोई जो क्या कहते हैं, कुछ था ना बैराटगढ़ में, हाँ, सामू सामूशाही बताते, सामूशाही बताते, तो ये भी उसी से रिलेटेड करते हैं। लेकिन जैसे मणे उट्टी में जहाँ अब ये पांडे रहते हैं, बागटा मणे था, वो उसको क्या कहते हैं, औरतों के दूध का स्वाद पड़ गया था। जो बच्चा होता था, बच्चे मरने शुरू हो गए, वो कहता था दूध ले जाके पीता। ऐसा ही इसके बारे में बताया जाता है। तो ये बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना इनह्यूमन टाइप के जो काम करते थे, ये दंत कथाएं। तो ये ऐसा हो सकता है क्योंकि जब इंसान करप्ट होना शुरू होता तो उसकी सीमा कोई नहीं होती। आपने देखा होगा अभी भी कितने कैसे कैसे विवश काम करते हैं लोग जी, वो एक्चुअली उनकी मानसिक विकृति होती है। तो वो भी इसी तरह के लोग थे। जैसे आप कह रहे ऐसा होता होगा, तो शायद हमारे पास पूर्ण रूप से प्रमाण तो है नहीं। हाँ, हमारे पास कोई प्रमाण इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास लोग सकते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी चीज़ों के लिए तो बहुत आप अभी तक जैसे बताते हैं कि कश्मीर से आ रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ये पता, मैं कश्मीर गया तो मुझे लगा कि यार हमारे वो भी आए थे। तो मेरा एक दोस्त है ना, वो ONGC में काम करता है, हम साथ पहाड़ चढ़ते हैं। तो मैं उसके गांव डोडा में मैं गया तो उसको मैंने बताया यार ऐसी ऐसी बात। तो उसने कहा यार हमारे यहाँ भी एक नहीं, ये बात मेरे मामा जी ने पहले बताई। मेरे मामा जी चिलाड़ के, वो कश्मीर में ठेकेदारी करते थे, जंगल के काम करते थे। वो 65 के आसपास जिस इलाके में गए थे उस इलाके को बोलते हैं मड़वा दक्खन। ये डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ता है
और ये बिल्कुल कश्मीर का और जम्मू का बॉर्डर है, और इस तरफ जो पड़ता है वो भद्रवाह है। तो उन दोनों जगह वो लकड़ी उकड़ी के काम करते हुए, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले ये बात बताई कि वहाँ पर ऐसे ऐसे जो ये महासू देवता ये वहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि वो उधर जब गए तो उनको किसी ने बताया कि यहाँ पर ऊपर एक जगह है भद्रवाह में, वो एक लोग जाते हैं, अपनी आस्था है उनकी, वो एक दिन जाते हैं, वो रात में वहाँ रुकते हैं, वहाँ कोई 4 नाग है, उनकी पूजा होती है, जिसमें एक का नाम बास्की है। बास्की। तो हम अगर बाशिक को ऐसे देखते हैं, अच्छा वो फिर अब बासुकी हो गया वहाँ पर, और ऐसा ना हो कि अभी आने वाले 10-20 साल में बाशिक में बासुकी हो जाए, हो सकता है, क्योंकि रिलेट चीज़ें करते हैं, है ना, जब आप कहीं ना कहीं इस तरह से इमोशनली चीज़ों को ढूंढते हैं। तो बहरहाल, तो फिर उसने वहाँ, तो मैंने कहा यार ये तो है, तो वहाँ पर यात्रा, वो जात्रा बोलते वो लोग, जात्रा बोलते वो लोग, तो वो जाते हैं वहाँ, और वहाँ मेला होता है। अब तो चीज़ें बदल गई हैं वहाँ भी, तो पहले के ज़माने में पता नहीं क्या होता था उसको। आप खुद गए हैं वहाँ? हाँ मैं गया हूँ, और अब कभी मौका लगेगा तो आपको भी लेके जाऊँ ज़रूर। ज़्यादा दूर नहीं है, दूर तो है लेकिन जा सकते यहाँ से हैं, दूर जा है। सकते हैं। चलो, एक पक्ष क्या ज़्यादा ठंड होना भी इस त्यौहार की? बिल्कुल बिल्कुल। खान पान तो पूरी तरह से इसी पर निर्भर करता है आपके। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ऐसा हुआ कि हिमाचल के किसी दूरस्थ इलाके में सत्संग ये चले गए, राधा स्वामी वाले। अच्छा। राधा स्वामी वाले चले गए। राधा स्वामी वाले चले गए तो उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने कहा भाई तुम ये क्या करते हो, तुम तो मांस भक्षण करते हो। ये उनका लॉजिक सही था। वो मतलब लॉजिक क्या होता है, लॉजिक उसका सही होता है जो समझा सकता है। हाँ, कन्वे जब तक मैसेज नहीं होगा तो हाँ नहीं वो तो है ही, कन्वे तो होगा ही होगा, लेकिन आप सामने वाले को कैसे इंप्रेस कर सकते हो, वही लॉजिक। वो खराब चीज के लिए भी हो सकता है, अच्छी चीज के लिए भी हो सकता है। तो उनको उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये तो बहुत खराब काम है, किसी का तो मांस खाते हो, ये अच्छी बात। तो इन्फ्लुएंस में वो आ गए तो उन्होंने यात्राएं की, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, बहुत पुरानी बात। तो यात्राएं की तो फिर उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। ठंडे इलाके में रहते थे, आप नॉन वेज नहीं खाओगे, उनको टीबी होनी शुरू हो गई। वहाँ पर लोगों को टीबी, मतलब ऐसा टीबी होने शुरू हो, क्योंकि आपके पास प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं है ना। ठीक है, गलत बात है, लेकिन आपके पास दालें वगैरह होनी चाहिए, आपके पास प्रोटीन के पूरे सोर्स होने चाहिए ना, तभी तो आप सर्वाइव करोगे। और ठंड का मौसम बहुत लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक रहता है। तो उनका वो बीमार होने शुरू हो गए, कमजोर होने, बीमार होने, कई किस्म की डिफिशियंसीज आने शुरू हो गई। फिर बाद में बताते हैं कि कोई मेडिकल टीम गई, उन्होंने वहाँ पर जब किया कि भाई ये तो, हाँ परीक्षण किया कि भाई ये तो इनको तो प्रोटीन और जो वो है क्या बोलते हैं जो सोर्स है वो पूरे नहीं हो रहे हैं। फिर वो बायोलॉजिकली हमारे पेरेंट्स से भी तो हमको मिलते हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल, ये साइंटिफिक रीज़न है, ये साइंटिफिक रीज़न है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। माघ मरोज जैसे त्यौहार जो है, इनका हमारे लिए महत्व क्या है? जो ये जो त्यौहार है, माघ का जो त्यौहार है, इसका महत्व अब तो लगभग ये है कि ये हमारे पुरखों ने मनाए तो हमें भी मनाना है ना, क्योंकि आज की डेट में ये होता है कि हमारे पास क्या है ना। लेकिन जो ये त्यौहार है पूरे, ये बेसिकली हमारे जीवन यापन से संबंधित थे। आज जीवन यापन से संबंधित ये हमारे हैं नहीं आज। क्योंकि जब मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ, है ना, तो मैं उस त्यौहार को मनाने के लिए गांव जाता हूँ, है ना। लेकिन मैं बहुत सारे जो उससे त्यौहार से रिलेटेड जो मतलब वो है, वो पूरे मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी जाऊँ। ये त्यौहार बेसिकली उसके लिए जो गांव में रहता है, क्योंकि लाइफस्टाइल का इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं अगर बाहर रहता हूँ, मैं इसलिए जाता हूँ कि मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगता है, या मेरे जो रिश्तेदार हैं उनको अच्छा लगेगा। लेकिन मैं लगभग इससे ये मैं बहुत उसके साथ कह रहा हूँ कि मैं लगभग मैं अपने जो जिस
क्या कहते हैं, अब मैं ज़बरदस्ती अपने आप को कहूँ कि नहीं जी मैं ये है वो है, मैं उसको पूरी तरह से नहीं बरत पा रहा हूँ। ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, हर वो आदमी जो निकल गया है घर से, जो घर से निकल गया है वो समय के साथ। समय के साथ। और उसका कारण ये है कि कोई भी संस्कृति है, आज अगर पूरे देश में नया साल मनाया जाता है तो वो बहुत छोटे से एक जगह से शुरू हुआ था, है ना। तो जब वो शुरू हुआ तो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा। उसको जो मेन जो बढ़ाने का जो काम किया वो उनका जो धार्मिक जो वो थी, किताबें थी, साहित्य था, उसने बड़ा रोल निभाया। किसी भी संस्कृति के ह्रास का कारण होता है कि उसका साहित्य ना होना। जिस संस्कृति का अपना साहित्य है वो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट होगी। और जिसके पास साहित्य नहीं, बहुत सारी ये इन्होंने रशिया वगैरह ने, इनके बहुत सारे कल्चर ख़त्म हो गए, क्योंकि धीरे धीरे उनके पास अपने पास कोई लिपि नहीं है, उनके पास एक्सप्रेस के लिए कोई तरीका नहीं है। वो तो जहाँ आदमी ख़त्म हुआ, आपका बच्चा बाहर गया तो वो तो दूसरी सोसाइटी में। और डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफ़र करने के लिए एक बहुत अहम एक बार बन जाए ना, एक बार आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कोई चीज़, वो आज तो आपने कर लिया, ये कितना इम्पोर्टेंट काम। आज के 100 साल बाद जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी जो बहुत स्मार्ट होगी, अगर सब ठीक ठाक रहा, तो वो इसमें इनको चीज़ों को जोड़ेगी। वो आपका एक इंटरव्यू देखेगी, किसी दूसरे का इंटरव्यू देखेगी, किसी की किताब पढ़ेगी, और फिर वो एक बहुत स्मार्ट जो वो क्या कहते हैं, कोई ठोस आधार पे कोई एक वो नतीजे पर पहुंचेगी। और ऐसे ही जो पूरा, ऐसा थोड़े नहीं है कि पुराना कोई इतिहास कोई सारा लिखा हुआ है, आदिमानव का इतिहास थोड़े नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ें जुड़ती है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारा जो कल्चरल जो महासू कल्ट का जो वो है, वो एक टाइम ऐसा होगा कि वो दोबारा निकल के आएगा चीज़ें। अब आप एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोग मेरे को इस बात को लेकर के, देखिए कितना बड़ा वो है, एक मतलब क्या बोलेंगे उसको, डिफरेंस है कि एक तरफ हनोल में जो अंदर मूर्ति है वो बुद्ध की है ना, और अशोक का शिलालेख है कि इसका भी नहीं करना, बिल्कुल एकदम अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन हम लोग उसी को बकरे चढ़ाते हैं। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि हनोल में मंदिर के हाँ, अंदर और बुद्ध की मूर्ति है। हाँ, तो भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति है, वो आप देखिए, ध्यान से देखिए, और उसके बाद आप, अगर ऐसा लगता है आपको, मैं अपने आप बता रहा हूँ, उसके बाद आप नेशनल म्यूजियम जाइए, मिलाइए, आपको एक जैसी शक्ल ना लगे तो ये उनके लिए भी ज़रूरी राय मशवरा है, जो हाँ, अपने को बहुत सीमित मानते हैं कि हम बहुत अलग हैं। नहीं ऐसा नहीं, ये शायद दुनिया में सबके साथ ही ऐसा होता हाँ होता है, इन्फ्लुएंस वक्त के साथ वो सारी चीज़ें ना। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि जो जैसे ये है, क्या बोलते हैं, महासू देवताओं का जो है, महासू देवताओं का जो मतलब जिस तरह का इनका एक न्याय व्यवस्था है जी। अब सरकारें अब बनी, कोर्ट कचहरी अब बने, उससे पहले तो हम लोग पूरी तरह से महासू देवता पर निर्भर थे। किसी भी चीज़ के लिए, हम सब चीज़ों के लिए महासू देवता, चाहे आई गई कोई बला है, दुख पीड़ा है ना, कोई कमज़ोर गरीब को सता रहा है, खुशी है, सब चीज़ों के लिए वही था। तो वहाँ एक बहुत शानदार मैकेनिज्म था। एक देवता था, एक गांव का मुखिया था जी, वो जवाबदेह था इसके प्रति, देवता के प्रति। तो और वो जो मुखिया है वो गांव के प्रति भी जवाबदेह था। और ये जो व्यवस्था है उसमें मुखिया अकेला नहीं होता था जी। मुखिया के साथ जो खटे आपके यहाँ भी होंगे मेरे ख्याल से, खटे होते ना, कि जैसे गांव में एक बिरादरी के खटे होते है ना, उसका भी एक रहता था, एक आदमी रहता था, है ना। उनमें से एक सबसे जो मेन रहता था वो
एक अगल मोरिया बोलते थे अगल अगल मोरिया मतलब उसको हमेशा आगे रहना होता था। पुराना समय होता था तब कोई ऐसा था नहीं कि कोई राजा के राज नहीं थे, राजा के राज होते थे। राजा के राज क्या होते थे? लूट के ले जाओ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था? ऐसी स्थिति में वो पावर डायमेंशन होता था। मुखिया तो होता था, लेकिन वो जो उसके पंच होते थे प्लस वो अगल मोरिया होता था, वो सब लोग मिलकर कोई डिसीजन लेते थे। ये तो बहुत बाद के समय में इन्फ्लुएंस आया ना कि एक ही आदमी मजबूत हुआ, पहले ऐसा नहीं था। पहले आपका जो पूरा जो गांव का जो था वो एक आदमी डिसीजन नहीं लेता था। जो पंच का जो पंचायत का जो वो कंसेप्ट है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि आपने कभी इनका देखा होगा कि ये जो जनपद महाजनपद वाला जो कंसेप्ट था बुद्धिज्म के बाद जो आया है ना, तो वो काफ़ी कुछ ग्राम सभा वाला वो जो कंसेप्ट, वो काफ़ी कुछ हमारे उससे मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें तो कहीं ना कहीं से आई है। तो उसमें क्या था कि उसमें ये होता था कि भाई जो मुखिया है उसको भी डर रहता था कि देव का डर, किसी के साथ अगर अन्याय किया तो कहीं ना कहीं होता है भाई। बाकी तो मनुष्य दे है ना, बुखार भी आएगा, सब चीज़ें आएंगी, वो तुरंत उधर रिलेट करते थे कि यार मुँह ऐशनु क्यों, मैंने अन्याय कर दिया, शायद उसकी वजह से तो नहीं हुआ। अब आप देवता के पास गया, उसने आपको पकड़ ली, कहते नहीं इसका, क्योंकि वो पहले उसके पास आ चुका है। माली तो गांव में एक दो ही होता है ना, तो तुरंत पकड़ लेगा कि होते थे उसके साथ एक दो, अब कर तू, है ना। तो फिर अब मैं पहले के, अब तो बहुत हो गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। देखो ना, वो माली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था उस सोसाइटी का, है ना। वो बहुत वॉच करता था, उसकी गांव में बराबर इज्जत होती थी उसको, मतलब ऐसा नहीं तो माली खाना वाना खाते हुए उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, कुछ बोला ना जाए। हमारी रहन सहन और उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा वो भी था, ताकि हम लोग जो है हाँ। अच्छा वो क्या है, वो देखो मैं ऐसा ये और ऐसा जो ये माली है, ये यहाँ क्या कहते गढ़वाल में पसुआ होते हैं जी, है ना, नेपाल में झांकरी होते हैं, और तिब्बत में नेचुंग होते हैं, अग्निहोत्र से। इवन दलाई लामा ने अपनी जो किताब है फ्रीडम ऑफ एक्साइल में, उसमें कहा है जब वो वहाँ पर चीन ने वो क्या आक्रमण किया ना, तो तेने पूछा है नेचुंग जो था, तो उसने कहा जाओ यहाँ से, तब निकलो वहाँ से, वो अपनी किताब में लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत एक ऐसा जो इसको ये जो व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं हर आदमी रिलेटेबल था, वो भय में रहता था, कनेक्टेड था, भय में कि यार गलत करूंगा मैं, तुम्हें वो कहते कुड़ियन देव देवता देख रहा है। तो वो जो लोक देवताओं की जो वो है क्या बोलते हैं प्रसिद्धि है या उनकी लोकप्रियता है, वो इसलिए थी। ये तो बहुत बाद के समय में हुआ कि फिर जब ये लोग बहुत जब ये पॉलिटिकली इन्वॉल्व हुए हमारे यहाँ के लोग, से हमारे कनेक्ट, हाँ जब पॉलिटिकली इन्वॉल्व हुए तो लालच आया, तो फिर वहाँ पर आप जो, तो अब मैं बताऊँ आपको कि जो एकदम बहुत शातिर हो जाता है उसे डर नहीं लगता है, वो किसी के साथ कितना ही भी बुरा कर लेता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो तुरंत बताएंगे कि ये तो चाणक्य नीति है। लेकिन हमारा समाज ऐसा नहीं था, उसमें लोग हुए होंगे बीच में, हर समाज में होता है ना, लोग हुए होंगे बीच में, लेकिन जहाँ बहुमत ऐसे लोगों का हो वहाँ ऐसे लोग कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन जब इन्फ्लुएंस आता है कि नहीं यार ये तो क्या है आप कहते हो संस्कृत से श्लोक निकालो क्या, वीर भोग्य वसुंधरा, है ना, धरती की वीरों के भोगने के लिए, तो वीर चाहे किसी का गला दबा दे। तो लेकिन वहाँ क्या था, पाप लगता है। पाप का कंसेप्ट महासु क्षेत्र का आपको पता है? मैं पाप पर आपकी एक कहानी भी पढ़ी है। हाँ, पाप का जो कंसेप्ट है वो महासु क्षेत्र का है। और कितना शानदार कर आपको, आप अपने बुजुर्ग की सेवा क्यों करते हो? पाप नहीं पड़ना चाहिए। वो तो है ही कि वो आपका पिता है, वो तो है ही, आपकी माँ है, वो तो है ही, लेकिन एक ये भी है कि अगर आपने अच्छा नहीं किया आपके साथ, मतलब कैसे क्या सिस्टम है ना, आपने कभी समाज को व्यवस्थित रखने के लिए आपने कभी पूरे महासु क्षेत्र में आज की डेट में आपने भीख मांगते हुए देखा किसी को? नहीं देखा, कभी नहीं देखा होगा।
ऐसा नहीं है, कमी होती है सबके पास, जी। लेकिन वो चुपचाप पूरी कर देते हैं। आपके गांव का कोई ना कोई आदमी होगा, कोई समृद्ध होता है, कोई ऐसा होता है, वो चुपचाप पूरी कर देगा। पहले के टाइम में बहुत ज्यादा था, बड़ी मतलब इस चीज का जो रसूखदार आदमी होगा गांव का, उसे उसके लिए ये होती थी कि दूसरे गांव वाला ही नहीं बोल रहा है, तुम्हारे गांव वाला तो आटा मांगने आते हैं यहाँ पर, बाहर नहीं बात जाने थे। तो एक ऐसा बुना हुआ था सोशल स्ट्रक्चर आपस में ही, आपस में, है ना, और व्यवस्थित तरीके से। व्यवस्थित तरीके से। एक जनजाति, हम किसी भी जनजाति में देखते हैं ना, एक व्यवस्था जो है वो हर समाज में दिखती है, जनजातियों में खासकर। वो नाच गाना हो, वो चाहे यहाँ से हो या झारखंड से हो, जो हम देखते हैं अभी वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से, एक व्यवस्थित तरीके से हर किसी को मौका मिलता है। मौका मिलता है। आप देखो गाना ना, में कोई हाँ, आगे लगा हुआ बिल्कुल। है, पीछे वाला भी उतना एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके पास भी उतना स्पेस घूमने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल ये है कि बकरे कटते हैं, पहला बकरा कटता है हनूल में जुराज का, फिर कटता है बावर अपर रीजन देवगार बावर, हाँ देवगार बावर में। देवगार बावर शायद बंगाल का भी कुछ इलाका है, जिपवासी महाराज वाला जो है, वहाँ भी उसी दिन करता है, वहाँ भी उसी दिन करता है। और ये जो लोअर जौनसार है, ये इसमें तीसरे दिन पकड़ता है। हाँ, इसका तीसरे क्या दिन कॉन्सेप्ट है, क्या क्यों ये इसका कंसेप्ट ये है कि ये जो महासू का जो मतलब एकदम टेरिटरी है, क्लोज टेरिटरी है, उनके जैसे देवगार महासू का इलाका माना जाता है, बावर है, बावर में जो वो कारिंदे रहते हैं सारे जी, है ना, तो इसलिए ये इस एरिया में उस दिन कटता है, दूसरे दिन। फिर उसके बाद अगले दिन एक क्लास वाला वो है, क्लासिफिकेशन है कि पहले भाई दिन ये देवता, हाँ, फिर दूसरे दिन कार्य करने वाले लोग, हाँ, फिर उसके उसके बाद बाहर पूरा जितना एरिया है उसमें पूरे। एक सवाल है आपके गांव से है, किरण शर्मा जी, यूं सवाल है कि बकरा काटना ही क्यों इस त्योहार में प्रमुख है, बिना मांस के माघ पूरा नहीं माना जाता? वो ठीक बात है। मैंने कहा ना, आज का जो नई पीढ़ी है उसकी, मेरे को अपनी बात बता रहा हूँ ना, कि मैंने बचपन से लेकर खाया इसलिए खाता हूँ। जो नई पीढ़ी है उसको लगता है कि यार, क्योंकि उसको देखो हमारी बॉडी की नीड होती है, उसकी सारी नीड पूरी हो रही है, उसे प्रोटीन कहीं से मिल रहा है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहीं से मिल रहा है ना, तो उसे लगता है कि यार ये ठीक नहीं है। ये अकेली नहीं, और दूसरी चीज क्या है, दूसरा जो एक वैष्णव का इन्फ्लुएंस है वो भी इस चीज को मतलब वो करता है, हतोत्साहित करता है, जबकि मैं बताऊँ आपको, आप यार बहुत ये इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि आज से कोई 30 साल पहले, 30 नहीं बल्कि हाँ 35 साल पहले इधर बावर में कई लोगों ने कहा कि भाई हम नहीं त्योहार मनाते तो पाप होता है यार, इतने बकरे। ये इमोशनली आपको किसी ने वो किया है, अदरवाइज आपको नहीं पता है स्लॉटर हाउस में लाख जानवर रोज कट रहे हैं, इससे ज्यादा एक दिन में कटता होगा, इससे ज्यादा एक दिन में कटता है ना। और लेकिन वहाँ कोई लॉजिक नहीं लगाता है। यहाँ पर बड़े बड़े स्लॉटर हाउस है, हम यहाँ से हम स्लॉटर हाउस पर ना भी जाए, हम अपने करीब तो देख ही सकते हैं, दुकान है मांस अच्छी खासी, हाँ अच्छी खासी, शाम को हर जगह भीड़। तो वो क्योंकि ऐसा नहीं था कि आज की डेट में जब हमारे पास पशु नहीं है तो हम क्यों नहीं काटें, खत्म हो गया, बहुत सारे लोग नहीं करते। लेकिन कुछ लोगों को ये है कि उनको लगता है कि हम तो, हमारा तो कल्चर है, इसलिए चाहे जो मर्जी हो जाए हमें तो जाना है, हमें तो करना है। जो नए बच्चे उनको ये लगता है कि यार ये ठीक तो है नहीं, ये तो, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस है ना, वो खाते नहीं है, जो नहीं खाएगा वो बोलेगा, बिल्कुल सही बात है, उसे लगता है बहुत गलत। हमारे यहाँ भी ऐसे पुराने पेट दी मोड़ियो, मतलब आपने अपने पेट को मुर्दा घाट बना दिया है ना, तो कितना मतलब कैसी बात है। लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी क्योंकि आप वो सराउंडिंग है, आप वो जो ठंड है उससे आपने पार पाना है। सर्दियाँ बहुत खतरनाक होती है, मैं एक माउंटेनियर के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि सर्दी से खतरनाक कुछ नहीं है। ठंड आपकी मिनटों में जान ले सकती है, तो उस ठंड में सरवाइव करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी के सबसे बेस्ट वो था। हाँ, आप देखो ना, आपके पास कपड़ा नहीं था, आपके पास आज की तरह नहीं था ना, आपको ऊन के बनाने पड़ते थे,
और ऊन आपके लिए इसे देखो, पशु आपके लिए कितना वो था, वो उसकी हर चीज आपके काम आती थी। उसका गोबर है वो खेत में काम आता था, जो बकरी भेड़, उसकी खाल है उसके आप बर्तन बनाते थे, खलड़ा बनता है। अब तो शायद नहीं है, लेकिन पहले तक तो ये होता था कि उसको बहुत किफ़ायती समझा जाता था कि यार ये बर्तन तो अगर नहीं है तो कुछ नहीं है ना, कोई चीज़ बेकार नहीं जाती। तो जब हमारी डिपेंडेंसी थी ना उस पर थी डिपेंडेंसी, तो इसलिए हमारे रिलेटेबल था। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में यार 20 रुपए का बोरा खरीदेंगे, इसमें कौन है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है ना, उसको ढांढना पड़ता है ना, उसको धूप में हाँ उसको सुखाना पड़ता है, फिर सिलना पड़ता है, फिर उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो कीड़ा काट जाता है। प्रक्रिया भी तो मजेदार होती थी खोलने ढालने की। हाँ वही कुछ तो मैंने भी देखी। हाँ लेकिन वो मुश्किल की, आपको उसको बहुत बचा के रखना है। अगर आपने थोड़ी उसमें नमी पड़ गई, उसको कीड़ा खा जाएगा। स्पेशली जो घर की मेड होती थी वहाँ पर जगह बनाई जाती थी। हाँ उसके लिए तो वो आप देखो, मैं आपको बताऊं कि कोई भी संस्कृति है वो तब वो करती है, ग्रो करती है जब उसमें इवोल्यूशन हो, जब उसमें कोई, मान लिया जब उसमें सवाल की जगह हो, सवाल की जगह होगी तो फिर आप उसमें उत्तर ढूंढे जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, आप दराती से घास काटते हो, मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत बार सोचता था यार पेड़ पे चढ़ना पड़ता है, कितना ऊपर जाना पड़ता है, दरार से हम काटते हैं हमारे पास। जब मैं क्या कहते हैं, मैं पहले कोर्स करने गया, माउंटेन का कोर्स करने गया, मुझे लगा वो हार्नेस बहुत ज़बरदस्त चीज़, यार पेड़ पे जाओ, उसको बांधो, काटो, गिरेगा नहीं आदमी, अगर इतने ऊपर बहुत लोग गिर के मरे, बिल्कुल है ना। तो अच्छा, दूसरी चीज़ फिर सोचता था, फिर मैं दिल्ली में जहाँ रहता हूँ, मैं नई दिल्ली में रहता हूँ, लुटियन जोन में रहता हूँ, वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़, तो वहाँ उन्होंने ना मशीन है उस काटने की, क्या बोलते हैं, टहनी काटने। मैंने बोला यार ये कितनी बढ़िया, हमारे यहाँ जैसे होते बेउड़ खड़ी या वो ज़्यादा बड़े पेड़ होते नहीं, अगर वो मशीन हो तो आदमी नीचे से काट सकता है। तो ये इवोल्यूशन नहीं हुआ। अब पेड़ पे कौन कितने समय तक चढ़ेगा, एक उम्र के बाद तो नहीं हो सकता ना। जब चीज़ें आसान होगी, मैं क्यों नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि कुर्सी पे बैठने को मिलता है, 10 बजे जाता हूँ, 6 बजे घर आता हूँ। गाँव में नहीं हो सकता, गाँव में सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, घास लाना पड़ेगा अगर आपने पशु पाल रखे, है ना। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, मट्ठा बनाना पड़ेगा, दूध निकालना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपकी दूसरी दिनचर्या शुरू होगी। तो आप सुबह से शाम तक आप उसको कैसे आसान बनाएं, अपनी सहूलत के लिए। आपने उसमें इन्वेंशन हुई नहीं कुछ, आपने उसमें था ही नहीं कुछ ऐसा कि आज की डेट में भी अगर हम में से कोई ऐसा करे कि यार अगर यूरोप में कोई खोजें हुई वो इसलिए हुई है क्योंकि वो उन चीज़ों से परेशान होते थे। हम नहीं होते परेशान, हम भाग जाते हैं, हम कोई नया रास्ता देखते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता था अच्छा मेरी माँ यार सांस लगाती, कितना जोर लगता है, तो किसी के मतलब इतना लंबा पढ़े लिखे लोग वो जाके नौकरी कर ली उन्होंने, लेकिन किसी का ऐसा इतना दिमाग किसी ने, जैसे मुझे क्या कहते हैं, बाबू फतेह सिंह के साथ मैंने काम किया। बाबू फतेह सिंह तो वो हाई स्कूल पढ़े लिखे थे अपने टाइम के, तो मैंने एक बार उनको कहा, मैंने बोला आपकी तो नौकरी लग सकती थी, आपने क्यों कहा। तो उन्होंने कहा यार मैंने ना सुभाष, मैंने अपने घर में और लोगों को ना चक्की पीसते हुए देखा है, औरतें सुबह 3 बजे उठती थी, धान कूटते हुए देख रखा है। जब मुझे ये लगा कि यार ये कितना मुश्किल काम, बाकी लोग काम सब करते थे, लेकिन वो 3 बजे उठ के रात में 12 बजे सोने का कुछ नहीं, और वो ऊँगती रहती थी उसमें चक्की पीसने, जहाँ पर झांझा होता था है ना, झांझरा होता था, है ना, और धान कूटती थी। तो मुझे ये लगा कि यार मैं अगर ये कर पाया तो बहुत बढ़िया। तो उन्होंने वो जो चक्की और वो सबसे पहले होती उन्हीं में ले, तो उनका तो उन्हें मतलब उन्होंने ये बात मुझे बताई। तो मुझे बहुत ऐसे इनोवेटिव लोग, कोई नहीं जाता जॉन साल्वार्स, वो नहीं छोड़ता। आपका जो सेब वाला जो कंसेप्ट है, अच्छे बगीचे हो गए हैं आज की डेट में, देखो हिमाचल से लोग क्यों नहीं जा रहे, उन्होंने सेब आ गया है, उन्होंने अच्छी गाय रखी है, उन्होंने बहुत सारे टेक्निकली साउंड हो रहे हैं, है ना, आजकल वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का जो कल्चर था वो
ऐसा भी था कि वो लोग जैसे घराट का कंसेप्ट, पानी कम हुआ, फिर बाद में लोगों ने वो क्या कहते बिजली और डीजल से चलने वाले इंजन लाए, तो वो कंसेप्ट धीरे धीरे पीछे ख़त्म होता चला गया। बहुत मेहनत था, बहुत, क्योंकि आप जो घराट के पट बनाने में कितना टाइम लगता है, उसके बाद उसका चाण बनाना पड़ता है, वो कितना मुश्किल है ना, और उसके बाद उसका ध्यान, हर साल फ्लड आता है तो चला जाता है, तो उसमें किसी ने इस तरह का दिमाग नहीं लगाया कि इसको कैसे ज़्यादा अच्छे से बना जाता है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप सांस्कृतिक रूप से पिछड़ते चले जाते हैं, और आपका सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से, और आपका समाज धीरे धीरे दूसरी तरफ, जैसे पानी होता है ना, तो वो जब नई नदी में जाता है तो उसका अगर रंग गाढ़ा है तो उस नदी का पानी चेंज कर देगा, अगर उसका रंग गाढ़ा नहीं तो उस पानी में जाके वो उसी रंग का हो जाएगा। हमारे पहाड़ में ही हमसे लगता हुआ गढ़वाल है, और यही महा जो है वहाँ पर जो पवित्र माना जाता है। इसमें क्या डिफरेंस देखते हो, किस प्रकार का ये डिफरेंस वही है, मैं आपको बताऊं कि जब 14वीं-15वीं शताब्दी में यहाँ पर इन्होंने जो ये मुसलमानों का आक्रमण हुआ उत्तर भारत में, उत्तर भारत क्या मतलब मध्य भारत भी, तो ये वहाँ से भागकर लोग आए जो अपने आप को गढ़वाल, कुमाऊं, अच्छा, हाँ, ये लोग भाग के आए, जिनमें से मैंने आपको बताया था ना, इस जो सेमवाल, डोभाल, बहुगुणा, ये सब कोई बंगाल से आया है, कोई क्या कहते उड़ीसा से आया है, कोई मध्य भारत से आया है, जितनी भी ये क्या कहते यहाँ पर जो स्वर्ण जातियाँ हैं हिमालय में सब इधर से भाग के आई। तो जब ये आए तो ये अपने साथ कहानियाँ लाए, अपने साथ ही वहाँ फॉलो करते होंगे रिचुअल, जो इनके पास जो थी, और ये इन्फ्लुएंसर तो थे ही वहाँ भी, क्योंकि ये ऊपर थे जी। तो जब यहाँ पर आए तो यहाँ भी उन्होंने वही कहानी सुनाई। अब देखो ना आप, ये जो लोग यमुना घाटी में घुसे, उन्होंने कहा कि ये स्वर्गारोहण यहाँ से ऊपर, यहीं से गए थे पांडव। दूसरे अलकनंदा घाटी में घुसे, उन्होंने कहा यही स्वर्गारोहण यहीं से गए थे पांडव, है ना। तीसरे उधर पिथौरागढ़ के, उन्होंने कहा पंचाचूली यहीं से, यहाँ चूल्हे बनाए थे 5 पांडवों ने, यहाँ खाना बनाया। तो अब बताओ आप, अगर आप लॉजिकली सोचो तो कहाँ से गए थे पांडव? हर एक आदमी ने अपनी दुकान चलाई, अपना समय निकाला, और उस अच्छा वही लोग थे, क्योंकि वो वहाँ से आए थे, वो मांस नहीं खाते थे। उन्होंने कहा यार ये तो गलत काम है, लेकिन जब यहाँ आए तो जो भौगोलिक माहौल था वो अलग पूरी तरीके से था। अब सब खाते हैं। अब वो भी उनके यहाँ भी जब क्या कहते बकरा चढ़ता है तो श्री पंडित जी ले जाते हैं, है ना, एक टांग और एक श्री पंडित जी ले जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या है, चीजें बदली, मौसम बदला, आपके पास जो आपके रहन सहन पूरी तरीके से, और आपको मतलब जो शरीर के लिए जो जरूरी ऊर्जा चाहिए थी उसके स्रोत बदल गए, तो फिर आपके वो कहीं और से मिलने लगे। एक सवाल है सुरेंद्र कुमार जी का, आर्यन जी, कि मरोज में बलि प्रथा कहाँ से आई? इसमें जो मांस के हिस्से लगाए जाते हैं उसका लिंक क्या किसी ग्रंथ में उल्लेखित है? यदि हाँ तो पूरी जानकारी दीजिए। मुझे अब इस बारे में मैं मतलब बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि किसी उससे, लेकिन जहाँ तक दरअसल क्या होता है कि जो ये बकरे वाला जो कंसेप्ट है, जो ये इसमें मैं एक और सवाल जोड़ देता हूँ। इस त्योहार की पूजा पद्धति किस धर्म से अन्य देश में मेल खाती है? किसी अन्य जगह भी आपने ऐसा कुछ देखा है? नहीं, देखो जो तो मांसाहार है वो तो पूरे हिमालय में है, इवन पूरा जो हिंदू कुश तक जाता है आगे, वहाँ पर लोग पशु चारक हैं, पशु इसीलिए पालते हैं ना। आप पूरे हिमालय में जाएंगे तो वो, लेकिन जहाँ तक धार्मिक का है, जैसे बुद्धिस्ट जी, ये लोग खुद नहीं मारते, ये कसाई रखते हैं जो ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। ये जो क्या कहते जो तिब्बत में है, तिब्बत में ल्हासा जब कोई गया था, वो क्या नाम है,
शायद नैन सिंह रावत जो है एशिया की पीठ पर, शायद उसी में है या किसी और किताब में। तो उसने देखा कि वहाँ पर उन्होंने ना वो मुसलमान अलाउ किए हुए थे केवल पशुओं को मारने के लिए, खाएंगे सुबह शाम, सब खा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं, मारेंगे नहीं बस। शायद नहीं, राहुल सांकृत्यान का था ये, राहुल सांकृत्यान की आप पूछेंगे ना, है ना, उसमें तो उसमें सब खा जाएंगे, कुकरो बिराओ, मतलब वो याक, जानवर, सब है ना, लेकिन मारेंगे नहीं। और मैं उधर से लद्दाख से बाई रोड आ रहा था वापस, तो फिर मुझे वहाँ पर नोमाड्स होते हैं, जब आप मनाली को आते हैं रास्ते में मिलेंगे आपको खूब, वो उसी में घूमते रहते हो, पशुओं के, बकरी, कुछ पश्मीना बकरियां भी होती उनके पास, और भी। तो फिर उसने, मैंने बोला यार, उसने ना एक ने खाना नहीं खाया शाम, उन्होंने ये खाड़ू काटा, मैंने कहा ये क्यों नहीं खा रहा, कह रहे इसने मार रखा है, पश्चाताप कर रहा है इसलिए आज पश्चाताप कर रहा है, ये खाना नहीं खाएगा। तो मतलब अच्छा, हमारे यहाँ भी क्या है, हमारे यहाँ कोई बिना दूड़ा हुआ बकरा काट ले, मान जाऊंगा आपको, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने ऊपर नहीं लेना है आपको। आप कितने स्मार्ट हैं, आपको मीट खाना है, आपको शिकार खाना है, लेकिन अपने ऊपर नहीं, देवता के नाम का पानी बना आपको चढ़ाया। तो इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो ऐसी सहूलियत ये भी है जो ये कहते हैं कि अब नहीं खाना चाहिए। तो चलो भाई, खाड़ू का भी जिक्र निकल गया है, एक सवाल और है कि इस त्यौहार में खस समुदाय और खस ब्राह्मण खाड़ू का मांस तो खाते हैं, किंतु भेड़ का नहीं, जबकि खाड़ू भेड़ एक ही परिवार के हैं। अब मैं आपको बताऊं, वही ना क्लास, आपको पता है, वर्ण व्यवस्था टाइप, वर्ण व्यवस्था टाइप, वही जो अब इनको, जैसे उधर है वो बंगाण वाले, वो शायद खाते हैं, वहाँ का जो खस है वो खाता है। अच्छा, भेड़, शायद, मुझे मतलब ऐसा, मैंने ऐसा सुना है, बल्कि त्यूनी में जब हम पढ़ते थे तो वो लोग मतलब इनको वो करते थे, टीज करते थे, है ना। तो वो श्रेष्ठता का बोध है कि हम क्या कहते हैं, अपने आप को क्लासिफिकेशन करने के लिए, बकरे को श्रेष्ठ माना गया, उसके ऊपर फिर खाड़ू, फिर भेड़। तो मुझे लगता है कि जो भाट है, जिनको ब्राह्मण, ये जो यहाँ का जो एक, वो नहीं खाता है, वो खाड़ू भी नहीं खाता है, वो केवल बकरा खाएगा। जो खस है वो खाड़ू खाएगा, भेड़ नहीं खाएगा। वर्ण व्यवस्था से ही निकला, वाह, उसी से वही सारी चीजें हैं कि वो फिर एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि ये नहीं है। आपको कुछ अपने लिए बनाने पड़ेंगे ना, मापदंड बनाने पड़ेंगे ना, मैं ऊपर हूँ, उसके लिए आपको, तो वो कैसे आप करोगे, तो ऐसे ही करोगे। तो इसी तरह इस त्यौहार में किस हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है? देखो, मैं आपको बताऊं, जो ये देवी देवता वाला कॉन्सेप्ट, मुझे इस पर एक अलग बात की जा सकती है। नहीं, ये जो मैं आपको बताऊं, देखो देवी देवता दो किस्म के, एक होता है लोक देवता जी, ठीक है, और एक होता है मुख्य धारा के देवता, जो हमारे आसपास है वो लोग। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ये मुख्य धारा के देवता है, इन्होंने लोक देवताओं को ले लिया है, हाँ, वो खत्म हो गया है ना। तो उससे क्या है कि उससे आपका जो कल्चरल एक्सपेक्ट है वो भी खत्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब मैंने मंदिर में देखा तो राई की जो शेड़कुलिया का मंदिर है उसमें हनुमान जी बना रखे हैं, है कि नहीं। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि शेड़कुलिया महाराष्ट्र नहीं रहेंगे, वो हनुमान जी हो जाएंगे, वो हनुमान जी का मंदिर हो जाएगा। तो ये एक बहुत खतरनाक बात, ये एक, इससे हम ये देखते हैं, हम खुद को भी जो है ना अपने से बड़े की तरफ जोड़ना चाहते। मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया था, जैसे मैंने आपके लिए कहा कि आप डोभाल और महेंद्रथ वाले ऊणा भाट के परिवार सेमवाल, भाई वो ऊणा भाट गया था महासू को लेने, महासू का मंदिर बनाया 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में, इसका मतलब उससे पहले ही गया होगा। सेमवाल 15वीं शताब्दी 14वीं 15वीं शताब्दी में उत्तराखंड में आ रखे, तो कैसे सेमवाल हो गए आप, किसी न किसी, डोभाल हो गए। ये तो अच्छा है ना कि, और डोभाल और सेमवाल का जिक्र इसलिए एतरान जी ने किया है कि ये लोग महासू से डायरेक्टली कनेक्ट, भाई पुजारी हो ना आप लोग, ऐसा तो है नहीं, हर चीज बदल सकती है। आप लोग क्योंकि जो आप लोगों का जो जमीनें हैं, आप लोगों का जो मतलब वो पूरा सेटअप है,
वो पूरा महसूस से रिलेटेड है। Structure, आपको जाना पड़ता है, अभी तक जाते हैं लोग, बल्कि ये होता है कि जो नहीं जा सकता वो पैसे दे के दूसरे को भेजेगा, अपने परिवार के किसी आदमी को, है ना। मैंने देखा दिल्ली में एक भाई साहब, रमेश भाई साहब, शायद उनका, वो किसी और को भेजते हैं क्योंकि उनका नंबर जब आता है कुछ इस तरह का है ना। तो ये चीज़ें नहीं बदल सकती। ऐसा नहीं कि नया आदमी आके लग जाएगा पूजा करने, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं जो पाबूच है, बोटे हुए, ये क्यों नहीं पूछते महासु? क्योंकि ये उनसे एसोसिएटेड नहीं, जबकि ये तो श्रेष्ठ ब्राह्मण है ना, हाँ, है ना। ये तो कहते हैं कि हम तो श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मणी ज्ञान भी है, विद्या, सब चीजें हैं, लेकिन नहीं। और जो महासु से कनेक्टेड है, हाँ, उनके पास ये उनके डायरेक्टली पास वो नहीं करते। नहीं, उनके पास वो तो मेरे ख्याल से अपने लेकिन अब देखो ना, वो भी हम कहीं ना कहीं कैसे हम अपने आप को वो करते हैं। हमने पीली धोतियां पहननी शुरू कर दी, पहले कहाँ पहनते थे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा क्योंकि मेरे पिताजी लोहिया था, है ना, जाता था, पुजारी जाता था, है ना, पूजा करके आ जाता था। उसके कोई मंत्र नहीं होते थे, बस केवल एक प्रार्थना होती थी, महाराज सब राजी खुश दिए, यही होता था ना, कोई मंत्र नहीं, है ना। हाँ, तो ये इन्फ्लुएंस हमने खुद भी, हाँ, तो ऐसा ही है। मैंने कहा ना कि हम लोग जो बड़ी सोसाइटी है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और हमेशा वो जो छोटी सोसाइटी को खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार का इन्फ्लुएंस मैं खुद डायरेक्ट इसलिए भी देखता हूँ। पिताजी जाते हैं, जैसे आज तो पिताजी हनूल में ही हैं, आज ड्यूटी में ही है पिताजी, शायद आज या कल तक। तो मैं वो डायरेक्टली देखता हूँ, वो पीला वस्त्र वक्त के साथ पहले नहीं होगा, पहले नहीं था। पहले ये ऐसे ही है जैसे मुसलमानों ने अब वो टोपी पहननी शुरू कर दी ना, वैसे ही हमने पीली धोती पहननी शुरू कर दी। अपने को मतलब एक आइडेंटिटी, हाँ, श्रेष्ठता का जो बोध है। और कई बार हम इसमें जो है अपनी पर्सनल आइडेंटिटी खो देते हैं, खत्म, यही चीज खत्म बिल्कुल एकदम। इवन आपकी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चाहे कोई लोकगीत है, चाहे कोई कुछ लिखा है किसी ने, खास करके डिजिटल होने से इन चीज़ों के बहुत फायदे होंगे आने वाले समय, क्योंकि हम जो है ना, आने वाले समय में काफ़ी फायदे होंगे। ये हमारा तो ये भी दुर्भाग्य है कि हम जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र की भाषा में न बात करके हिंदी में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर ही नहीं सकते, लिंक नहीं जोड़ पाते। एक और सवाल ये है कि यह लगभग 7 दिन चलता है, प्रत्येक दिन किसी विशेषता के लिए होता है। क्यों किस दिन किसकी पूजा की जाती है? ये वही बात कर रहे हैं शायद, लटकाच। हाँ, तो नहीं, पूजा तो है ही नहीं। पूजा तो यही है कि बकरे पे जो धूण होती है वो महासु के नाम की पड़ती है। संक्रांत के दिन भी हम लोग अपने लोक देवता के मंदिर जाते हैं, है ना। बाकी तो कुछ ऐसा होता नहीं है कि कोई पूजा पद्धति। पूजा अगर मेरा भी इसको लेकर यही है कि क्योंकि मैं डायरेक्टली वहाँ से अपने परिवार से कनेक्ट करता हूँ। जैसे हमारे घर में अगर देवी है, पिताजी है, तो मैंने तो वैसी कोई खास पूजा देखी नहीं, जबकि मैं हर बार घर ही। अच्छा, तुम लोग ना हो। हाँ, तो ये भी अब देखो मैं आपको बताऊँ, ये बात की चीज़ है, ये ओरिजिन की चीज़ नहीं, ये इन्फ्लुएंस ये इनसे आया है, राजाओं से। जो राजा है, अच्छा, ये इन्फ्लुएंस वहाँ से आया, ये भी ओरिजिन नहीं, ये भी बात की चीज़ें ऐड हो रखी है, बाद में चीज़ें ऐड हुई, ये इसमें परतें जुड़ती गई। मैंने कहा ना आपको, जैसे सबसे पहले सीतारण सुनाया जाता है, आप वहाँ देखो ना यार, आपने वो सुना है? सीतारण सुना आपने? कितना लॉजिकल, वो कहता है काटो रूटो के टोपे ज्योति लखने, वो उसकी खाल को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं कि उसका क्या बनना है। आपको कभी तुलसीदास की रामायण में मिलेगी वो बात? तुलसीदास की रामायण में बहुत बड़ी बड़ी बात है, लोक से जोड़ते। सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति जिससे रिलेट कर पाए, वो अपने आप को जिस देवता को वो पूज पाए, 12 वर्ष लोक देवता लोखने तुमड़ी है पानी, वो तुम्बे से पानी डालते थे वहां, तो उन्होंने कहा उड़ के जाते थे, वो नहीं है, उन्होंने कहा ऐसा ही साधारण आदमी। तो लोक का जो महत्व है वो यही है कि उनके चाहे देवता, उनके आराध्य, वो भी उतने ही वो होते हैं, सरल होते हैं जितने वो खुद होते हैं। फिर जैसे जैसे जटिलताएं आती है समाज में, वैसे वैसे उनके देवता भी जटिल हो जाते हैं। फिर बाहर से जो है वो धर्मों का हम पर इफेक्ट
होते हम लोग। इफेक्ट होते भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ब्रिटिश टाइम के आसपास पश्चिम उत्तर प्रदेश के मास्टर ना आते हमारे यहाँ, उनकी जगह कोई मान लिया अंग्रेजों का राज ना होता, तो सारे के सारे मुसलमान होते हैं आज की डेट में। सब कहते कि हम तो वहीं से आ रखे हैं, हम तो यहाँ के है ही नहीं, जबकि है यहाँ के। तो ऐसा ही हुआ है। जो हिमालय के जो पूरा खश रीजन है वो अलग अलग है। वो जो इधर हिंदू इसमें क्या के काराकोरम के पल्ली तरफ है, वो बेचारे वो मुसलमान हो रखे हैं। जो इधर है वो कुछ हिंदू हो रखे हैं, कुछ बौद्ध है, कुछ फिर उधर जाके हिंदू, नेपाल। तो इस तरह से वो बट गए हैं। वो एक ही वो है क्या कहते हैं, मतलब ब्रीड है वो, एक हाँ, किस्म से। शुरुआत हाँ, जहाँ से हुई। एक ही उनके उनके जो वो है कल्चर, वो ऐसा ही एक जैसा ही है जैसा यहाँ है। उनके वो भी मांसाहार, उनका जो पूजा पद्धति क्या, वो जमीन को पूजते हैं, हम शांत करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जो पुराने जो ग्रंथ जो वेद है, जो उससे उसका आप अगर उनका अध्ययन करोगे ना, तो ये जो नया हिंदुत्व है ये बिल्कुल अलग है। उनसे रिलेट करोगे आप तो आपको लगे जो शांत हो, जागा पूजो, वो ज़्यादा रिलेटेबल है। वो एक बिल्कुल एक ही चीज़ है। वो जो बलि प्रथा है जिसको ख़त्म किया, जिसको ये कहा कि बाद में बड़े आंदोलन चले उसके लिए, वही है वो 13 बलि या 17 बलि इस तरह से दी जाती है। अब तो ख़त्म कर दिया। अब तो नारियल चढ़ाते हैं, लोग संवेदनशील हो गए, उनको लगता है कि यार क्या जानवरों, समझ में आ गई ना चीज़ें। तो वो सब आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो जैसे महासू से रिलेटेड जो त्यौहार है, उनके दिन है, वो ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे ही कभी भी मना लो आप। उनके दिन है, वो साल में दिन है, आप उसी हिसाब से उनको मनाते हैं। कहा जाता है कि महाशय त्यौहार तो उस दिन के उसी दिन मनेंगे, चाहे कुछ घटना भी हो जाए। अब देखो आप मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जो ये कम्यून सिस्टम वाली बात करें, लोग हिंदुस्तान में कम्युनिस्टों को लेकर के बहुत भ्रांतियाँ हैं। लेकिन जो कम्यून सिस्टम है, वो कम्यून सिस्टम मतलब क्या, जो कम्युनिटी आपस में मिलकर करती है। शायद आपके यहाँ भी होगा, हमारे यहाँ है ही, कि अगर किसी परिवार में डेथ हो जाती है तो उनके जो खटे के लोग हैं वो पूरा काम संभालेंगे, उस परिवार को बिठा देंगे। आपके यहाँ भी होगा, सब जगह, हिंदुस्तान में और जगह नहीं है कहीं। इवन पहला बकरा वहीं काटा जाता है। वो बात बाद में आ रहा हूँ मैं, उस बात में बाद में आ रहा हूँ। मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि जिस घर में घटना घटी है उस घर के जितने काम हैं वो उनके जो बाकी खटे वाले लोग हैं वो संभाल लेंगे। खेती बाड़ी, पशु, सारी चीजें, रसोई, साफ सफाई, सब वो संभाल लेंगे उस परिवार को, जब तक वो नहीं होगा, 12 का 12 होगा। अब देखो आप, अब वो जो शुद्धि है वो किस चीज पे निर्भर करती है? वो इस चीज पे निर्भर करती है कि आगे कोई टोन तो नहीं, टोन का मतलब त्यौहार तो नहीं आगे जी। अगर मान लिया परसों त्यौहार है तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो टेढ़ से दोषपूर्ण, मतलब या तो 30वां दिन होना चाहिए या 5वां दिन होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। वहीं पर उसको खत्म करेंगे, शोग वहीं पर खत्म करेंगे। और जैसे त्यौहार में आपने कहा, त्यौहार में उस घर में जाएंगे, हाँ, जो भी मतलब जैसे घटना घटी, अगर तो 15 दिन वो हुआ तब तो क्यों नहीं, अगर 1 महीने बाद भी त्यौहार है तब भी उस घर में जाएंगे और उस घर वालों को बोलेंगे कि भाई तुम क्या मना रहे। हाँ, ड्यूटी जैसे होती है गांव में, ड्यूटी होती भाई, जाना पड़ता है। और इवन यहाँ तक है कि उस घर को सबसे त्यौहार में भी सबसे ज़्यादा लोग उस घर में जाएंगे, जाना पड़ता है, उनके यहाँ जाना पड़ता है। तो ये एक ऐसी बॉन्डिंग है ना। और तो ये है वही, ये क्योंकि जहाँ आप कम्युनिटी बेस्ड काम करते हैं, और जगह नहीं है, आप एक दूसरे से जुड़ कर ही होगा। बल्कि अब तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि नए लोगों को तो शायद इस चीज़ से, नए लोग इस चीज़ को अच्छा, बच्चे जो है अगर कबाल हो गया, यार बताओ इतने लोग आ रखे, क्यों इतने लोग, अब क्या आना है, अब जो हो गया हो गया। लेकिन वो उनका ध्येय नहीं देखते कि क्यों आ रहे है ना, उसके पीछे कारण, उसके पीछे का कारण, सोच क्या है। तो ये सब चीज़ें क्या खेल खेलते थे त्योहारों में, त्यौहारों में, हाँ, इन दिनों में त्यौहारों में देखो वो बहुत बच्चों के लिए अलग अलग थे, कि जैसे झाड़ अखरोट का खेल खेला, ये बच्चे खेलते थे। बल्कि हाँ,
तो है ना, वो हो गया। और साजे के दिन साजे सिक्कों के का दिन, हाँ फिर वो तो फिर सिक्का तो बहुत बात की बात है, हाँ बात की बात। लेकिन जो मेन था वो ये था कि आपको अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, जैसे वो ताज़ा चमड़ा लाया जाता, क्या कंसेप्ट था, ताज़ा चमड़ा लाते थे, उसको बनाते थे, फिर वो फुटबॉल बनती थी, फिर वो खेली जाती थी, गेंदुड़ी। गेंदुड़ी। तो ये जो फुटबॉल का जो यूरोप, देखो ना किसी चीज़ को आप यूरोप, यहाँ तो ये ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको लगा ये तो बेकार चीज़ यार, आराम मतलब होना चाहिए आदमी। लेकिन यूरोप में वो इतना हो गया कि आज पॉपुलर गेम है, सबसे पॉपुलर पॉपुलर। गेम। इवन शराब के साथ भी ऐसा ही है। आप लाख बुराई करो, शराब बहुत बुरी है, तो क्यों बेचने दे रहे हो, बंद करो। अगर आपको लगता है कि शराब बहुत बुरी चीज़ है तो नहीं बेचनी देनी, क्यों इतनी महंगी महंगी मैं कल से पीना बंद कर दूंगा। है, हाँ और क्या, बंद कर दो, ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन आपको पता है कि इससे रेवेन्यू जनरेट होता है और ये वैश्विक मार्केट में इसका बहुत बड़ा हिस्सेदारी है ना। तो ये यही जो है, जैसे आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो, हम तो जैसे हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन जो खश समुदाय हैं उनके जो फर्मेंटेशन का जो वो है कंसेप्ट है, वो यूरोप में है। उसी से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी, उसी से अच्छी अच्छी शराब बनी। हम लोगों ने अपने तक हम सीमित- लोगों ने उसको ख़त्म करते करते, तो आज की डेट में ये कि आप ठीक है, आप उसमें आपने उसमें कोई, मैंने कहा ना, आपने उसमें कोई ऐसा किया ही नहीं, इवॉल्व किया ही नहीं, आप उसमें नई चीज़ करते कुछ किया ही नहीं, बल्कि उल्टा, क्योंकि इन्फ्लुएंस हुआ। ये केवल ऐसे नहीं है कि ये चाहे इधर हिंदू धर्म का है चाहे मुस्लिम का है, मुस्लिम में भी ऐसा ही, वो भी शराब को हराम मानते हैं, हिंदू भी शराब को हराम मानते हैं, लेकिन ईसाई नहीं मानते। ईसाई नहीं मानते तो आज वो एक बहुत बड़ा बाजार बन रखा है। उसके चक्कर में अब आप कहाँ जाओ, हालांकि यहाँ बहुत जगह जैसे गुजरात में बैन है, बिहार में बैन है, बिहार में बैन है, तो इसका क्या फ़ायदा है, या तो सब बंद कर दो आप। तो लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं यार, ये ऐसा ज़रूरी भी है। ज़रूरी भी है। आपने वक्त के साथ क्या बदलाव इस त्यौहार में देखे? अब हम अंत पर है, एक दो सवाल और फिर इसमें ये है कि चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है, और या उनके स्वरूप बदलते जा रहे हैं। उस समय क्या था कि आज की डेट में आप आराम तलब ज़िंदगी की तरफ जाते हो, आप ऐसी नौकरी चाहते हो जहाँ आपको आराम है। तब क्या होता था कि तब आप साल भर काम करते थे, और आपको ये समय ऐसा लगता था कि जिसमें आपको आराम, जिसमें आप अपनी मर्जी का कर सकते हो, आपको काम नहीं करना, छोटा मोटा काम करना, जोड़ी लानी है, लकड़ी, तो बल्कि वो तो सब तैयारी रहती थी, या थोड़ा बहुत पशु देखने हैं, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है, आपको अच्छा खाना पीना है, तो आप उसको इसलिए एंजॉय करते थे। आज की डेट में क्या, आज की डेट में तो आप रोज़ अच्छा खाना पीना खा सकते हो, एक्सेस है ना, एक्सेस है ना। तो इसलिए इसके स्वरूप बदलते जा रहे हैं। और दूसरा ये कि जैसे जो जिन चीज़ों के लिए, जैसे नाच गाने के लिए त्योहारों का, उसका स्वरूप बदल रहा है, वो आपके फ़ोन में आ गया है, तो आपको डीजे हो गया है। डीजे हो गया है, हाँ डीजे हो गया है, डीजे पहुंच गए हैं गांव में, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये धीरे धीरे मतलब ये बदलाव अभी और आगे होंगे, अभी ये बदलाव ऐसे होंगे कि दरअसल जो आपका जो कल्चर है ना, वो सोसाइटी से जुड़ा होता है। जब सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी तो कल्चर का क्या रह जाएगा भाई, कल्चर का आपको कुछ नहीं रह जाएगा ना। सोसाइटी बाहर जा रही है तो अलग अलग हाँ, अलग अलग वही चीज़ है। अगर आप वही लोग एक जगह रहें एक तो जगह रहेंगे तो अगर वही आपका गांव के जो 20 परिवार है देहरादून में एक ही जगह जमीन लेकर एक ही जगह आसपास घर बनाए तो शायद वो ऐसा और ऐसा ऐसा करते हैं। जैसे दिल्ली में बहुत सारे जौनसार के लोग रहते हैं, तो वो ऐसा करते हैं, लेकिन वो उसमें ना जो नकलीपन झलकता है। झलक पहले ही नज़र आ जाता है कि नहीं, आप वो चाहते तो ये चाहते हैं कि मैं बिल्कुल उसी तरह से करूं, लेकिन आप नहीं कर सकते वो तो इसलिए रिलेट होता है ना, अब गांव में गीत लगे हैं, साथ में बकरी आ गई, किसी की बकरी आई है, रिलेट तो तब होगा ना, तब वो वो, लोग तो तब है ना, गांव तो तब है। हाँ, अगर मैं जौनसारी गीत गा रहा हूँ, अब वहाँ तो डीजे चल रहा है, सब चीजें व्यवस्थित है, कोई नहीं आ रहा है, किसी की गाय आ गई, नहीं। किसी आप की बकरी आ गई है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि गीतों का भी अपना एक इतिहास है, खास करके महासू क्षेत्र को लेकर के। जब आप कोई जैसे कोई
किसी का गीत सुनोगे आप तो उसमें परिवेश होता है। आज की डेट में आप जो गीत गाता है ना कोई भी आदमी, उसमें परिवेश नहीं होता है। वो एक ये होता है कि उसने एक तुक भिड़ा दिए कुछ और कहीं का कहीं ले गया। जो वहाँ के गीत होते थे वो अपने आप में वो ट्रांसफर भी होते थे। अगर वहाँ का एक गीत है जो जैसे मान लिया बाड़ा सुनाई, वो हालांकि है वो राजा का गाना है, नाहन के राजा का गाना है, लेकिन वो चल तो रहा है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आधा ही सही पर है ना, चल तो रहा है। और एक पूरी बात आ रही, अगर केदार बाछा लगाया जा रहा तो उसमें पूरी बात आ रही है ना, कि पांडवों से शुरू होकर हाँ उसके अंत तक जा रहा है ना। ऐसा ही मैं आपको बताऊं कि अच्छा यहाँ क्या है कि आपने गाना गाया, आपने उसको 3-4 आंतरे में ख़त्म कर दिया क्योंकि आपको ये पता है कि इतनी डिमांड है, तो उसकी जो उसका मेन मकसद था वो तो ख़त्म हो गया, ऑथेंटिसिटी वो तो ख़त्म हो गई। उसके बहाने दरअसल जो ये जो ऐसे लोक समाज होते हैं उनके उनके उनका ऐतिहासिक जो वो है वृत्तांत है वो तो उनके गीतों में होता है। मैं आपको बताऊं, आप कभी सिरमौर में जाना, वहाँ पर अभी भी वहाँ एक हारूल लगती है ना तो 2 से ढाई घंटे लगती है, 2 से ढाई घंटे एक हारूल, क्योंकि वो पूरी लगाते। सिरमौर में और भी ऐसा ही, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, धीरे धीरे खत्म होते होते नहीं, कुछ गाने हैं जो चलते हैं घंटे 1.5 घंटे चलते हैं है ना, लेकिन वो सब नहीं। पहले क्या था कि पहले तो आपको लगता था कि गाना है भाई ये पूरा होना चाहिए, इसमें एक मैसेज भी जाएगा, पूरी कथा होती थी, पूरी कथा, पूरी कहानी तो कहा जाता था। तो वो धीरे धीरे आपको फिर वो अब आपके पास क्या है, गडमड हो गया है एकदम से। आपके पास तो यही नहीं कि आज की डेट में आप कुछ वो करना चाहते हो, किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट करना चाहते हो, तो आप ये देखते हो कि यार हारूल पर जो है ना, हाँ मेरा एक सवाल ये आ रहा है कि एक नेता खड़ा होता है, हम उस पर हारूल बना देते हैं, उसको हारूल कहना चाहिए? दरअसल ये शुरुआत काफ़ी पहले से हो रखी है, काफ़ी पहले से ये शुरुआत हो रखी है। पहले हारूल का जो मकसद था वो ये था कि नीति और न्याय की बात हो उसमें। पहले आप पुराना कोई भी गाना, जैसे बख्तू बेड़ाली एक गाना है, वो इधर का है, ऊपर का क्या वो बडाल और चिड़गांव वालों का है, वो गाना है, वो बहुत लंबा गाना है। उसमें ये था कि भाई जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है, जो सही करता है उसके साथ है ना। ऐसे बहुत सारे गाने, ऐसे बहुत सारे अकुमिया की हारूल है, क्योंकि जो नाहन का राजा था वो किसी को समृद्ध नहीं होने चाहिए, सोने का सामा है, वो किसी को समृद्ध, तो लोग ने उसको गाया कि ठीक है राजा ने इसके साथ ना इंसाफ किया ना, लेकिन ये हमारा प्रतिनिधि था, उस पे गीत गाए। बाद के समय में ये हुआ कि नहीं भाई, अब मैं बताऊं आपको, ये कांडोई भरम वाले लोग हैं, इन सितलू की हारूल बहुत शानदार तरीके से गाते हैं, अरे उसने उसकी गर्दन अलग कर दी है ना, लेकिन इनको पता नहीं कि इनके जो सियाणे थे चौड़वा और रूप सिंह, उसका क्या कहते, जो ये यहाँ का जो वो था कमिश्नर था वॉल्टन, उसने इन दोनों के नाम लिख रखे हैं, देहरादून गजेटियर में पढ़ना, चढ़वा और चैतराम, कि इनका सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था पूरे जौनसार बावर। लेकिन कांडोई भरम में पूछो ना किसी को, उनको पता ही नहीं, सितलू को सब जानते क्योंकि उसने गर्दन काटी थी। ये एक मतलब देखो ना आप लॉजिकल है ना, कांडोई भरम का आदमी को कौन पढ़े यार, देहरादून गजेटियर गाना सुन लिया तो वहीं आप इन्फ्लुएंस। वो आदमी ऐसा था, ऐसा बता, उसके साथ का एक बड़ा किस्सा है कि वो इतना, उसने देहरादून से बासमती ले गए उस जमाने में, मतलब 19वीं सदी के अंतिम काल में, जब अंग्रेज जब जौनसार बावर पे पूरा कब्जा हो गया था, बासमती ले गया, उसमें बासमती लगाए वहाँ पर, तो पूरे इलाके में क्या कहते अफवाह फैली कि भाई भरम के सियाणे ने तो बासमती लगा रखी, तो लोग आते थे, तो एक आया कहीं का, तो वो आया तो उनका वो भी सियाणा था कहीं का, तो उसके लिए भाई बढ़िया
उसने खाया खाना, तो उसने कहा उसकी जो वाइफ से, बन दिए और तो सब बढ़िया है, मुँह सुनो तो तुम्हारे बासमती। तो उसने कहा वो बहुत स्मार्ट औरत थी, उसने कहा इसको खिला भी रखिए। तो उसने कहा मामा बासमती 200 थी पर से खाए बोल दे। तो देखो ना आप कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हो। उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी के ऊपर अत्याचार किया वहाँ पर, लेकिन उन्होंने वही जो अंग्रेजों का सिस्टम था उस सिस्टम को वहाँ लागू किया, कोई ऐसे व्यवस्थित तरीके से चलाया और उनको बताया कि इनके यहाँ सबसे बढ़िया था पूरे। उन्होंने और भी 4-6 सियाणों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन उनके चढ़वा और रूपराम का नाम भी लिखा हुआ है। तो मैं उनके परिवार में, उनके घर में गया, तब मैंने उनसे पूछा था, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका बेटा अभी वो ख़त्म हो गए। तो मैंने बोला आप जानते हो? कह रहे मैं नहीं जानता। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनकी 4-5 पीढ़ी पहले के होंगे भाई। 1870-80 के आसपास के दौर का बात है वो। तो अभी ये 150 साल पुराना, तो उनको नहीं पता, लेकिन उनको सितलू पता है क्योंकि उसने मशक वाले की गर्दन उतारी थी। तो हम किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं ये मायने रखता है। चलो गीतों पर कभी और बात करेंगे। कुछ और जो आप कहना चाहते हैं? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुभाष तराण जी से हम फिर किसी दिन मिलेंगे फुर्सत से पॉडकास्ट के लिए। आज पॉडकास्ट नहीं है। ये शख्स आप समझ गए होंगे क्यों मैं कह रहा हूँ कि हम फिर मिलेंगे इनकी बातों से, इसलिए मैं इनसे फिर चाहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम और बात इस पर करें, गांव में जाकर वहाँ के बुजुर्गों से पूछा जाए त्यौहार के बारे में, बिल्कुल पूछना तो शायद वो और बेहतर हो सकता है तराण जी के जवाबों से भी। बिल्कुल। इसमें यही तो स्कोप होना चाहिए आपको। मैंने जो बात कही है वो बात कोई फाइनल नहीं है, हो सकता है उसमें मेरी बहुत सारी बातें ऐसी हो जो उससे हटके हो जी, तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। यही एक किसी चीज़ को, किसी बात को प्यूरिफाई करने का तरीका है। तो अब विदा लेने का वक्त है। मैं शिव ओंडवाल हूँ और कैमरे के पीछे मेरे सामने शैलजा कनियाल है और तराण जी के कैमरे के पीछे है आयुष नेगी। दोनों का शुक्रिया और तराण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तराण जी, थैंक यू। क्या कहना है टीम के लिए? टीम के आप ऐसे ही इसको बढ़ाते रहो। ये आज शायद आपको लगता हो कि आपको व्यूज़ वगैरह कम मिल रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो जो शायद आने वाले समय में, जो आज के 50 साल 40 साल बाद या अगले 20 साल बाद लोगों के लिए बहुत काम के होंगे। जब लोग हमारी जो हम जहाँ के हम लोग हैं, हम अभी इतने परिपक्व नहीं हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ हमारी परिपक्व होगी, वो इन सब चीज़ों से सीख लेगी और आपके यही डॉक्यूमेंट उनके लिए काम आएंगे और आपके रेफरेंस रहेंगे। तब लोग आपको बहुत याद करेंगे। अभी आप हतोत्साहित मत होइएगा अगर बाई चांस आपको व्यूज़ नहीं मिलते हैं या कुछ इस तरह का होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपके, मैं तो आपका हर पॉडकास्ट देखता हूँ, चाहे किसी का भी है। मेरे बहुत सारे मित्र यहाँ इंटरव्यू गए हैं, है ना, तो मैं उनको सबको सुनता हूँ। और बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लगे रहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा हमारे साथ ये समय? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए